नमस्कार दोस्तों, आप सभी को स्वागत है कॉन्सेप्ट एकेडमिक यूट्यूब चैनल पर। और हम डिस्कस कर रहे थे आपका उत्तराखंड, और ये होगा आपका पेपर। सॉल्व करेंगे इसमें, और ये होगा पार्ट 6। तो इसमें 20 क्वेश्चन आपके लगभग हिंदी के सॉल्व कर लेंगे। पहला क्वेश्चन लिखा, पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत कुल कितनी बोलियाँ आती हैं? तो ये आपको याद करना पड़ेगा। कुल मिला के पश्चिमी हिंदी में 5 बोलियाँ आती हैं। अगर देखा जाए तो यहाँ पर ये 5 भाषाएँ हैं। पश्चिमी हिंदी, जिसमें आती है आपकी कौन? ब्रज भाषा, खड़ी बोली, कन्नौजी, बुंदेली और बगारू। पूर्वी हिंदी में आती है आपकी अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी। बिहारी आती है आपकी मगही, मैथिली और भोजपुरी। पहाड़ी में आती है आपकी नेपाली, कुमाऊनी और गढ़वाली। ये भी आपकी पश्चिमी हिंदी में आती है। ये भी आपने याद रखना, अगर क्वेश्चन पूछ लिया जाता है पहाड़ी भाषा किस में आती है। राजस्थानी की अगर बात करें, ये भी पश्चिमी में आती है। मेवाती, मालवी या मारवाड़ी और जयपुरी, ये सारी आती हैं। अगर देखा जाए हिंदी की अगर बात की जाए तो ये सौर सैनी से निकली हुई अपभ्रंश की एक उपभाषा है। ये आपने याद रखना है। हिंदी के तहत अगर आप देखें तो यहाँ पे लिखा है जिसके अंतर्गत हिंदी के साथ 5 भाषाएं और 18 बोलियाँ आती हैं। अगर हिंदी सौर सैनी अपभ्रंश की अगर बात की जाए, ठीक है ना, तो हिंदी सौर सैनी अपभ्रंश की क्या एक उपभाषा है। ये आपने याद रखना, सौर सैनी से निकली हुई है। और 5 भाषाएं और 18 बोलियाँ इसमें टोटल आती हैं आपकी, ठीक है ना। अच्छा, आगे चलते हैं। ये 5 भाषाएं और ये 18 बोलियाँ। मुक्तिबोध रचनावली है, मुक्तिबोध है, मुक्तिबोध द्वारा लिखित। तो ये आपने याद रखना है। लिखा हुआ है, गजानन माधव मुक्तिबोध हिंदी साहित्य के प्रसिद्ध प्रगतिशील कवि के रूप में माने जाते हैं। उनकी कुछ रचनाएं जैसे आपकी चांद का मुँह, टेढ़ा, समीक्षा की समस्याएं। केदारनाथ सिंह की अगर बात करें तो हिंदी साहित्य के प्रमुख आधुनिक हिंदी कवियों में से एक है। और इनकी कुछ रचनाएं जैसे जमीन पर रही है, अकाल में, सारस आदि। आनंदी प्रसाद श्रीवास्तव की अगर बात करें, छायावादी युग के कवि हैं। और अछूत नाटक और मकरंद जैसी इनकी कुछ प्रमुख रचनाएं हैं। रामकुमार वर्मा की अगर बात करें तो हिंदी साहित्य के आधुनिक हिंदी साहित्य के एकांकी सम्राट के रूप में जाने जाते हैं। ये आप याद रखना। ये हिंदी के सुप्रसिद्ध साहित्यकार, व्यंग्यकार और हास्यकार के रूप में जाने जाते हैं। अंजलि, अभिशाप, इनकी कुछ रचनाएं आपको देखने को मिलेंगी। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी की उत्पत्ति किस अपभ्रंश से हुई? तो मैंने अभी बताया, सौर सैनी से हुई। सौर सैनी जानते थे आप, एक महाजनपद है और इसकी राजधानी मथुरा थी। और यहाँ के शासक बोले जाते यहीं से थे आपके श्री कृष्ण। ये आप याद कर सकते हैं। तो ये लिखा है, सौर सैनी अपभ्रंश भी एक अपभ्रंश का एक भेद है। और इसके अंदर ही हिंदी भाषा की क्या होती है? उत्पत्ति होती है। और सौर सैनी कुछ अन्य भाषाएं जो मैंने अभी बताई, जैसे गुजराती, पहाड़ी, राजस्थानी, पश्चिमी हिंदी, सौर सैनी के अंतर्गत आ जाती हैं। नेक्स्ट लिखा हुआ है, किस वर्ण का उच्चारण स्थान तालु नहीं है? तो छा की बात करेंगे तो बिल्कुल है। तालु जो ऊपर होता है, जीभ के ऊपर। छा है, ई है, इसमें भी इस्तेमाल हो जाता है। शाह में भी होता है, जो आपकी तालव्य सा है। भा जो होता है उसमें ओष्ठ का इस्तेमाल ओष्ठ का इस्तेमाल होता है, मतलब ऊँटों का इस्तेमाल किया जाता है। ये आपने याद रखना है। नेक्स्ट आता है, टा वर्ग का व्यंजन कौन सा? टा, ठ, ड, ढ, ण। तो ये हो जाएगा आपका ढ, ठीक है ना। तो का वर्ग की अगर बात करें, क, ख, ग, घ, च, छ, ज, झ, य, ट, ठ, ड, ढ, य, ण, त, थ, द, ध, न और प, फ, ब, भ, म। ये आपके आपके क्या आ जाते हैं? आपके वर्ग आ जाते हैं। अच्छा, शुद्ध वर्तनी ज्ञात कीजिए। कवियत्री, अगर कवि याद रखना, कवियत्री नहीं होता है ये, याद ये मत लिख देना आप। कवियत्री, ये कवियत्री होता है। ये आपका सही है, ठीक है। आगे चलते हैं। कौन सा शब्द तत्सम नहीं है? तत्सम जानते हैं आप। तत्सम में क्या होता है? संस्कृत के कुछ शब्द इस्तेमाल किए जाते हैं। और तद्भव में आपके हिंदी के आते हैं। दृष्ट, दृश्य मतलब होता है ढीठ, पृष्ठ, पेज। पंख मतलब होता है कीचड़, पानी मतलब होता है, ये आपका तद्भव। ये संस्कृत से नहीं है, इसका मतलब होता है पानी। और पंख जो होता है उसका मतलब कीचड़ होता है। ये आपने याद रखना है, ठीक है। तत्सम शब्द संस्कृत से जो के तौर ले लिए जाते हैं, तत्सम कहे जाते हैं। और संस्कृत से हिंदी में आने पर जिन शब्दों का रूप क्या हो जाता है? बदल जाता है, उन्हें तद्भव रूप कहा जाता है या तद्भव शब्द कहा जाता है। नेक्स्ट चलते हैं, किस वाक्य में विदेशी शब्द नहीं है? विदेशज नहीं है, ठीक है ना। तो कटोरे में कपास रख दो। मोनू को चेचक, चेचक यहाँ पे चेचक है, विदेशज। पेन, यहाँ पे पेन है, विदेशज। और यहाँ पे दरोगा जी, विदेशज है। तो आंसर हो जाएगा कटोरे में कपास रख दो। ये आप याद कर सकते हैं। तत्सम बता दिए थे, ठीक है ना। तद्भव मैंने बता दिया। विदेशज जो होते हैं कि भाई जिनकी उत्पत्ति कहाँ हुई है? पूर्ण रूप से बोल सकते हैं भारत में हुई है, क्षेत्रीय भाषाओं के आधार पर निकली हुई है भारत में, तो उन्हें बोलते हैं, जैसे लिखा, मूल का पता ना हो परंतु वे प्रचलन में हो, ऐसे शब्द देशज कहे जाते हैं। और विदेशज जो हिंदी में आए शब्दों को विदेशी शब्द कहा जाता है, जो हिंदी में लिए, जैसे अदा, अजब, अजीब, अमीर, लोटा, कटोरा, डोंगा, बिड्डी, पियाई, ये देशज हैं। ये याद करने पड़ेंगे आपको, ठीक है ना। अच्छा, कौन सा विदेशी शब्द नहीं है? आफत, ठीक है ना, आफत तो है भाई। इज्जत है, ठीक है ना। स्वादिष्ट, ये तो हिंदी लग रहा है, भिंडी भी हिंदी है। इज्जत, ये आपका विदेशज है। कौन सा विदेशज नहीं है? तो आपका भिंडी स्वादिष्ट बनी है। धीरे धीरे प्रैक्टिस से ही हो जाते हैं आपके क्वेश्चन।
अच्छा, समोच्चारित भिन्नार्थक शब्द नहीं है। शुक्ल शुल्क है, श्याम श्याम है, संदेह वदे नहीं है। शति शति, तो नाम से पता लग रहा है कि एक जैसे लग रहे हैं। अब शुक्ल पक्ष होता है आप जानते हैं, और शुल्क क्या होता है आपका, ये आपकी फीस होती है। शाम की अगर बात करें तो शाम शाय के समय को भी बोला जाता है, काले को बोला जाता है। शाम एक देश है, सीरिया को कहा जाता है। और शती, सती जो होती है आपकी, सती मतलब जो सती प्रथा चलती थी, महिलाओं को जला दिया जाता था चिता के ऊपर। और शती मतलब होता है शताब्दी, 100 साल। सधय और विधेय नहीं है आपका, ये आपने याद रखना है, ठीक है ना। सधय का अर्थ होता है सशरीर, और वधय का अर्थ होता है असंगत। यहाँ पे लिखा है शुक्ल मतलब क्या होता है आपका, शुक्ल, अच्छा सॉरी, हाँ ठीक तो है, शुक्ल पक्ष। शुक्ल मतलब होता है सफ़ेद, कृष्ण मतलब होता है काला। शुल्क मतलब फीस, श्याम मतलब कृष्ण, मतलब काला। श्याम मतलब एशिया का देश, सीरिया मैंने बता दिया। सती मतलब पवित्रता, पतिव्रता सॉरी, और सती मतलब शताब्दी यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो समश्रुत क्या होते हैं, कुछ ऐसे शब्द होते हैं जिनमें स्वर, मात्रा अथवा व्यंजन में थोड़ा सा अंतर होता है। वे बोलचाल में लगभग एक जैसे लगते हैं, परंतु उनके अर्थ क्या होते हैं, अलग होते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। तरंग, तरंग मतलब होती है लहरें, ठीक है ना। अच्छा, उसके अलावा तारा का क्या होता है, उड्डू होता है। तारक, तारिका, नक्षत्र, नखत, सितारा। तिरंगा की झंडा, ध्वज, ध्वजा। और पताका, केतन, निशान, केतु, परचम। तैरना का होता है तरण, तैराकी, तरना, ठीक है ना। और ये आप याद कर सकते हैं। उसके अलावा अगर तरंग के देखेंगे कुछ और, लहर, लहरी, कल्लोल, उर्मी और बीची, हिल्लोल, ये सारे तरंग के हैं। अच्छा, विपरीतार्थक युग्म में कौन सा गलत युग्म है, कौन सा, तो आकर्षण, विकर्षण सही लग रहा है। ज्योतिर्मय और तमोमय बिल्कुल सही है। एकत्र और विकिरण ये भी सही है। श्रोता और वाचल ये गलत है, ये गलत है आपका। जैसे आप जानते हैं ना कि श्रोता का विलोम जो होता है, श्रोता मतलब सुनने वाला, और उसका जो विलोम होता है वो होता है वक्ता, बोलने वाला या पाठक, पढ़ने वाला। वाचल का जो होता है विलोम होता है मूक, वाचल मतलब बोलने वाला होता है, वाचल का मूक होता है, ये आपने याद रखना है, ठीक है ना। चलिए आगे चलते हैं। कलाप का अनेकार्थी शब्द समूह कौन सा है। कलाप होता है समूह, तर्कश और मोर की पूंछ, ये आपने याद कर लेना है, ठीक है। अनेकार्थी आप जानते हैं। स्त्रीलिंग ब्रह्माणी, ठीक है ना। तो पानी, ठीक है ना, पानी, हवा, ये कुछ पुल्लिंग है, पानी, इंद्र, ब्रह्मा, स्त्रीलिंग है हवा, इंद्राणी, ब्रह्माणी, ये आप याद रखना, ठीक है ना। नेक्स्ट चलते हैं, तो यहाँ पर आता है दाता शब्द का स्त्रीलिंग है दात्री, ठीक है। और ठीक है, ये बता दिया था। हमने उसे आधे रात को भगा दिया, को भगा दिया में कारक, कर्ता ने कर्म को, तो कर्म हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए अपादान से अलग, संबंध का के की नाने नी, अधिकरण में पेपर, और संबोधन एओ हरे, हे हो हरे। अच्छा, थकावट शब्द किस संज्ञा, थकावट होता है भाववाचक है, ठीक है ना। अब व्यक्तिवाचक आता है, व्यक्ति, स्थान, वस्तु का ज्ञान बोल सकते हैं, बोध होता है इससे। जातिवाचक में किसी पूरी जाति का होता है। द्रव्यवाचक में द्रव का होता है, बोल सकते हैं, जिसमें आपकी 3 चीज़ें आ जाती हैं, सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेज आ जाती हैं, ठीक है ना। ठोस, द्रव और गैस आ जाते हैं। समूहवाचक समूह का ज्ञान होता है, और भाववाचक में किसी भाव, गुण या दशा का ज्ञान होता है, ठीक है। आगे चलते हैं। लिखा हुआ है निम्न में से किस शब्द में दो उपसर्ग है, तो ये दर है, गलत हो जाएगा। यहाँ दुबला, ये सही है, दुबला में 2 उपसर्ग है। और दुर्जन, यहाँ पे ये दुर्जन लिखा हुआ है ना, यहाँ पे दो नहीं है, यहाँ पे दुर है। और यहाँ दुर्बल है, तो यहाँ पे भी दुर है, उपसर्ग, ठीक है ना। अच्छा, तो ठीक है, ये बता दिया मैंने आपको। आगे चलते हैं। महा प्लस इंद्र, ये हो जाता है महेंद्र, ठीक है ना। और महा प्लस इंद्र की अगर बात करें तो ये संधि अगर आप जोड़ देंगे तो ये महेंद्र हो जाएगा। आ प्लस ई, ए हो जाता है, और ये होती है आपकी गुण संधि, ठीक है ना। जब आपका क्या होता है आ के साथ ई, तो ए आ जाता है। ऊ अगर जुड़ जाए, अगर आ के साथ है, आ के साथ अगर ई जुड़ता है, ऊ जुड़ता है, री जुड़ता है, तो इससे आपकी गुण संधि बनती है। ये आपने याद रखना है। स्वर संधि आप जानते हैं, 2 स्वरों से उत्पन्न विकार होता है। व्यंजन में क्या होता है, एक व्यंजन के दूसरे व्यंजन या स्वर से मेल का जो मेल का जो व्यंजन होती है वो बनती है। जैसे उसमें आपको ज़्यादातर हलंत वगैरह देखने को मिलता है व्यंजन संधि में। विसर्ग में आपको विसर्ग देखने को मिलेगा। अंगारे बरसना, अंगारे बरसना मतलब अत्यधिक गर्मी पड़ना, ये आपने याद रखना है, ये मुहावरे का अर्थ है, ठीक है ना। अच्छा, लिखा हुआ है, जैसे लिखा है ज्ञान और अनुभव का ना होना, तो इसका जो मुहावरा है वो है दूध के दांत न टूटना, मुहावरा है, और उसका अर्थ हो जाता है ज्ञान और अनुभव का न होना। धरती पर पाँव न रखना, ये होता है इसके पाँव ही नहीं बोल के धरती पर, तो घमंडी होना। और लिखा हुआ है नाक को चने चबाना, तो ये होता है बहुत परेशान होना,
तो इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं। जय हिंद, जय भारत।